ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। बस चुप रहो तुम बिल्कुल। गौतम को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम खुद सोचो कि इस तरह उसके और निर्मलता के ताल्लुकात पर कितना बुरा असर पड़ेगा। माँ जी, ताल्लुकात पर असर पड़ चुका है। गौतम बेचारा उसके पीछे अंधेरे में भटक रहा है। आप खुद सोचें, अगर एकदम से अचानक उसको पता चलेगा तो किस कर्ब से गुजरेगा वो। इसलिए तो कह रही हूँ उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मगर माँ जी, आप ये बात गौतम से छुपाना चाहती क्यों? इसलिए कि गौतम को उसके साथ पूरा जीवन बिताना है। ये जानते हुए भी आप निर्मलता की शादी गौतम से करवाना चाहती हैं? जाहिर है, हम इसीलिए तो आए हैं यहाँ। ये जानते हुए भी कि वो गौतम से प्यार नहीं करती। माँ जी, ये बात भी जानते हुए कि वो किसी और से प्यार करती है, किसी और से शादी करना चाहती है। हाँ, इसलिए कि शादी से पहले हर कोई किसी और को ही चाहता है। शादी के बाद की जिंदगी पुरानी चाहत को एक धुंधला सपना बनाकर रख देती है। आप गौतम जैसे बेटे के साथ धोखा कर रही हैं माँ। मैं जो कुछ कर रही हूँ गौतम की भलाई के लिए कर रही हूँ। ये भलाई है माँ? सब ठीक हो जाएगा माँ। तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूजा आंटी और सुशील के सामने बैठी रहो। इस तरह से शो करो जैसे सुशील ने जो सुना है वो नहीं था जो वो समझ रही थी। कैसे कैसे? वो सब कुछ सुन चुकी है, क्लियरली सब कुछ सुन चुकी है। जाने कब से वहां खड़ी थी। अरे माँ, सुनी हुई बात गलत भी तो हो सकती है। तुम बस हिम्मत से काम लो और बिल्कुल अनजान बनी रहो। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तूने सुशील का मूड देखा था नाश्ते पर? लेकिन पूजा आंटी तो बिल्कुल ठीक थी। अरे हो सकता है कि उसने अभी तक पूजा को बताया ही ना हो। याद है नाश्ते की टेबल पर गौतम को किस तरह सुशील ने आवाज दी थी वो रात वाली बात बताने के लिए? अब तक तो सब कुछ बता भी चुकी होगी। अरे माँ प्लीज भूल जाओ, कुछ हुआ भी है। बिगड़ी हुई बात फिर से बन सकती है। आज तो तू बिगड़ी हुई बात बना लेगी, पर निर्मलता रोज रोज जो तूफान खड़े कर रही है इसे कैसे रोक पाएगी? कब तक छिपाएगी? कब तक? जब तक छिपा सकती हूँ, शायद आखिरी दम तक। हम कोई मामूली लोग तो नहीं है ना माँ। जो जितना बड़ा होता है उसके मामलात उतनी ही गहराई में छिपे होते हैं। निर्मलता के अंदर का तूफान निर्मलता के अंदर ही रहेगा। वो लड़का इस वक्त हमारे काबू में है। वो ये जान गया है कि हमसे उलझना खतरनाक है। वो निर्मलता को उसकी हद से आगे नहीं जाने देगा। बस तुम हिम्मत से काम लो और चलो, चलकर सबके साथ बैठो। मिलकर बैठेंगी तो पता चलेगा ना क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चलो। मैं जो कुछ कर रही हूँ गौतम की भलाई के लिए कर रही हूँ। हम खुद कितने ही धनवान से ही, लेकिन देख रही हो ना कि इस घराने का कितना बड़ा नाम है भारत में, कितना मान सम्मान है इनका भारत की जनता में, राजा महाराजाओं जैसा। और भारतीय राजनीति का तो पूरा पावर है इनकी मुट्ठी में। तुमने सुना नहीं, सोनिया जी तक आ रही हैं गौतम की सगाई पर। और न जाने कितने बड़े बड़े नेता होंगे जिनका के भारत से लेके और अमेरिका तक बड़ा नाम है। जरा सोचो सुशील, गौतम इस घराने का दामाद बनेगा तो कहां तक उसकी पहुंच होगी। मैं नहीं समझती कि करण इतना इंटेलिजेंट है कि राजनीति में वो ठाकुर अंकल का वैसा वारिस बन सके जैसा वो सोच रहे हैं। हमारा गौतम बहुत इंटेलिजेंट है। जब ठाकुर अंकल की नजरों के सामने रहेगा तो बहुत कुछ कर सकेगा। तुमने देखा नहीं कि निर्मलता ठाकुर अंकल की कितनी लाडली है। बस भूल जाओ तुमने जो कुछ सुना और शुभा पर भी यही जाहिर करो कि राज जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं, और अगर सुना तो समझा नहीं। पहले जैसी बन जाओ सुशील। आप क्या समझती हैं, वो गौतम से शादी पर राजी हो जाएगी? मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो मान जाएगी। ये काम हमारा नहीं, इसलिए हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये काम उन लोगों का है। वो लोग कभी भी इतनी बड़ी बदनामी नहीं चाहेंगे। जितना बड़ा नाम होता है उतना ही नाजुक होता है। हथेली पर कांच के खाली ग्लास की तरह रखकर यूं चलना पड़ता है कि देखने वालों को भरा हुआ लगे। सुशील, ये लोग अपनी इज्जत की खातिर अपनी बेटी को मना लेंगे, चाहे राजी खुशी चाहे जबरदस्ती। और मुझे मालूम है कि वो मान जाएगी। किस तरह, ये हमें सोचने की जरूरत नहीं।
बस तुम मुझे वचन दो सुशील कि तुम गौतम को कुछ नहीं बताओगी। भाई मैंने तो सोच लिया है कि शादी के बाद गौतम जो है वो भारत में ही बिजनेस करेगा। अपना देश तो अपना देश ही होता है, कहीं चले जाओ मगर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तो है। और मैं तो समझती हूँ निर्मलता भी भारत में ही रहना चाहेगी। इसी कारण तो वो चिंतित थी कि भारत को छोड़ के किसी और देश में किस तरह रह पाएगी। तुमने तो देखा था ना सुशील, रात को कितनी बेकल थी वो जब तुम कमरे में आई थी। अब जी वो रात को ना मैं भी यही सोच रही थी कि वो इतनी परेशान हो रही है। मैंने पूरी बात सुनी नहीं थी, मेरा फोन बज रहा था इसलिए मैं वहां से चली गई थी। वही ना, इतना रो रही थी कि भारत को छोड़ के किसी और देश में कैसे रह पाएगी। फिर पिताजी की भी बहुत लाडली है। मैं उसे समझा रही थी कि इस जमाने में सब कुछ इतना नजदीक आ गया है कि बस चंद ही घंटों का तो फासला रह जाता है। अरे तो ये बात पहले बताई होती ना शोभा दीदी, उससे कहें अपने को परेशान ना करे, गौतम यहीं रह लेगा। आखिर औरंगजेब रोड पर गौतम के दादा का छोड़ा हुआ प्रेम भवन किस दिन काम आएगा। और वैसे भी गौतम को तो भारत की राजनीति में बहुत दिलचस्पी है। माँ मुझे लगता है दूल्हा के कपड़े और समधियों के तहाइफ उन्हें अभी से दिखा दे, ऐसा ना हो ऐन वक्त पे कोई चीज की कमी रह जाए। यहाँ रख दो। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, हमने तो समझिए अपना गौतम ही आपको दिया। तभी तो आपको तोहफे देना चाह रहे पूजा आंटी। समधियों को मान देना हमारा रीति रिवाज है। तो सगाई वाले दिन दे देना ना। सगाई वाले दिन भी दे देंगे। सगाई में तो अभी कुछ दिन बाकी है ना, तब तक क्या आपको यूं ही सोना बिठाए रखें। ये देखिए कैसा है। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। क्यों सुशील? हाँ कहाँ खोई हो भाई? देखो ना, जचेगा ना गौतम पर। हाँ हाँ, काश ये गौतम पर जचे। जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कभी मिली मुझे। हाय जीजा जी। मुझे जिसके प्यार हाय आइए आइए। आप इस तरह कैसे भूल पड़ी? बस भाई तुम्हारी याद जो सता रही थी, सो चलिए आज। अरे मेरी याद भी हमेशा गलत लोगों को सताती है। बैठिए प्लीज। ये क्या घूर घूर कर देख रही है मुझे? देख रही हूँ कहीं बदल तो नहीं गए ना। अच्छा, मेरे बदल जाने का खौफ है आपको? तुम्हारे बदल जाने का कोई खौफ नहीं। सुशील है ना, उससे बड़ा डर लगता है। कॉलेज के जमाने में भी अक्सर मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती थी। लेकिन अब तो आप काफी पावरफुल हो चुकी है ना। आदमी चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, छुपकर वार करने वालों से बचकर रहना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाभी वैसे काफी मिस्टीरियस हो गई हैं। पहलियों में ऐसी मुश्किल मुश्किल बातें करती हैं कि है ना, ये उसकी बड़ी पुरानी आदत है। स्कूल के जमाने में भी बच्चों के साथ ऐसी खौफनाक बातें करती थी कि बस तौबा भली। ऐसा लगता था जैसे चुड़ैले और भूत उसके साथ में ही घूमते हैं। मगर वो तो मुझे किसी और से डराने लगी। अच्छा, किससे? मुझसे तो नहीं डराती ना तुम्हें? आपसे तो मैं वैसे ही डरता हूँ। मेरे दोस्तों ने यहाँ आते वक्त समझाया था कि लड़की की भाभी से बच के रहना। मैं देख रहा हूँ कि वो सही कह रहे थे। अच्छा, मालूम है जितना लड़की की भाभी तुम्हारा ख्याल कर रही है उतना शायद तुम्हारी अपनी भाभी भी ना करे। और वैसे बाय द वे, किस बात से डराती है सुशील तुम्हें? उसी से जिससे सगाई करवाने के लिए लाई। निर्मलता से? जाहिर है। क्या कहती है वो? यही कि वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, वगैरह वगैरह। आपको क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। वैसे मैं डरता नहीं हूं। लड़की की भाभी जो है मेरे साथ, है ना? हाँ ना, वही तो मैं कह रही हूँ। जो कुछ लड़की की भाभी तुम्हारे लिए कर सकती है वो सुशील भी नहीं कर सकती। और ये देखो तुम्हारे लिए लाइन, सगाई वाले दिन पहनना है। जानते हो ये किसकी पसंद है? निर्मलता की।
तुम्हारे लिए हर चीज मैंने निर्मलता की मर्जी और पसंद से ली है। वो वाकई वो नहीं है जो मैं समझ रहा था। अच्छा बस अब ज्यादा बातें मत करो, इसे पहन कर देखो, फिर सगाई वाले दिन शोर मत करना कि भाभी यहां से ढीला है और यहां से धम। चलो। पहनूंगा, जरूर पहनूंगा, पर एक शर्त पर। ऐसी क्या बात है मलिका आंटी जो आप कह नहीं पा रही? सोच रही हूं जो बात मैं तुमसे कहना चाह रही हूं, कहूं या ना कहूं। कह दीजिए। मुश्किल बात अगर आसानी से कह दी जाए तो मसाइल आसान हो जाते हैं। मैं सिफात की शादी करना चाह रही हूं। सच? इतनी सी बात पे आप इतना परेशान हो रही थी? मैं तो खुद आपसे यही बात करने वाली थी। अच्छा, कोई लड़की है आपकी नजर में? वो लड़की मेरे सामने खड़ी है। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर कर ली पापा साहब के कहने में आकर। सिफात के डैडी और मेरे दरमियान हजारों नफरतों और हजारों झगड़ों के बावजूद चाहत का एक मजबूत बंधन था। बस एक जज्बाती लम्हे में तलाक पर खत्म हो गया। सिफात उस वक्त 2 साल का था जब मैं वापस यहां आ गई। हैदर सुल्तान तो पापा साहब के आगे पीछे फिरने वाला एक मामूली सा सेक्रेटरी किस्म का आदमी था। हिंदुस्तान से फरार होते हुए बॉर्डर पर गिरफ्तार हो गया। पापा साहब उसे पहले से जानते थे, हिंदुस्तान में एक मामूली सा सहाफी था। पापा साहब जाकर उसे जमानत पर रिहा करा लाए और देखते ही देखते कहां से कहां पहुंचा दिया। खैर, जो होना था सो हो चुका। मगर बरसों से मैं सिफात को देख देख कर सोचती हूं कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। बहुत ज्यादती की मैंने उसके साथ, बहुत ज्यादती की। वो हमेशा यूं ही तन्हाई का शिकार रहा। रेहान तो मेरे और हैदर सुल्तान के बीच का रिश्ता बन गया और सिफात तन्हा रह गया। मैं चुपचाप उसे घर भर में तन्हा फिरता देखा करती। कभी घर के किसी कोने में बैठा हुआ मिलता, कभी किसी कोने में सोया हुआ मिलता। तुम्हें पता है, सिफात के अंदर का कर्ब देख देख कर मैं इतना कुढ़ती रही हूं कि एक वक्त तो मुझ पर वो भी आया कि मेरे दिल ने हैदर सुल्तान के साथ साथ रेहान से भी मोहब्बत करने से इनकार कर दिया। मैं एक अच्छी मां नहीं हूं ना। पापा साहब तो कहते हैं मैं एक अच्छी इंसान भी नहीं हूं। उनका ख्याल है कि एक अच्छा इंसान वो होता है जो मुनसिफ हो। एक मुनसिफ मां, एक मुनसिफ बेटी, एक मुनसिफ बीवी और पता नहीं क्या क्या कुछ। आई नो कि एक मुनसिफ इंसान हमेशा मुफलिस रहता है, दूसरों की झोलियां भरता है और अपने पास एक आंसू जैसी फूटी कौड़ी तक नहीं रखता। कम से कम मैं पापा साहब की तरह मजारों के बाहर भिखारियों के कशकोल भरने का काम नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मैं मानती हूं कि मुझे हमेशा ऐसा लगा कि सिफात मेरा बेटा है और रेहान हैदर सुल्तान का बेटा है। सिफात के अंदर की तलखी और तन्हाई देख देख कर मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं से भी उसके लिए खुशियां उठा लाऊं। खुशियां चाहे कितनी ही कीमत देकर क्यों ना खरीदनी पड़े, मगर मैं सिफात का दामन भर दूं उनसे। फिर एक दिन तुम हम मां बेटे की जिंदगी में आ गई। मैंने पहली बार सिफात को मुस्कुराते हुए देखा, हंसते हुए देखा, उसे बोलते हुए सुना। पहली बार उसकी मुस्कुराहट देखी, उसकी आंखों में जिंदगी की चमक देखी। बस यूं समझो कि अब मैं तुमसे उसकी खुशियों की भीख मांग रही हूं। बाकी की बात तो मैं पापा साहब और भाई साहब से खुद कर लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी रजामंदी चाहिए। वैसे तो मैं देख भी रही हूं और समझ भी रही हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हो।
तुम्हारी उस पर ये तवज्जो और उसके लिए तुम्हारी अपनाइयत, उसे नए सिरे से जीना सिखाने के लिए तुम्हारी ये मेहनत, ये सब देखकर मुझे चाहिए तो था कि मैं डायरेक्टली पापा साहब और भाई साहब से बात करती, और फिर पापा साहब तो चाहते भी यही हैं। कुछ ख्वाबनुमा तस्वीरों के रंगों से बहलती रहती है, खुशबू के पीछे जाए कौन, हवा का साथ निभाए। क्या ये कैसा दिख रहा हूँ? बहुत जच रहे हो, पर ये थोड़ा सा। नहीं, एक मिनट। अब क्या हुआ? पहले शर्त पूरी करने का मामला तय कीजिए। देखा सोच में पड़ गई ना लड़की की भाभी। अरे वाह, जरा देर खामोशी पर शोर मचाना शुरू हो गए। अभी पिछली रात को किसने मुलाकात करवाई थी? आपने? तो फिर? देखिए, मैं बहुत उसूलों वाला और बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूं। क्या मतलब? पहले निर्मलता से मुलाकात का मामला तय कीजिए, फिर मैं आपको शेरवानी पहन के दिखाऊंगा तरीके से। अच्छा बाबा, ठीक है, रात को कुछ करती हूँ। वचन देती हैं? वचन देती हूँ। ठीक। पापा साहब, आप आ गए? मैं आप ही को याद कर रही थी। हाँ, मुझे तुम्हारी धुन से पता चल रहा था। धुन पहचानते हैं आप? हाँ, वो धुन जो मुझे आवाज देती है। आई लव यू पापा साहब। आई लव यू टू बच्चे। अच्छा, अब मुझे बताओ, तुम क्यों परेशान हो? तुम तो कभी परेशान नहीं होती थी, बल्कि परेशानियां तुम्हें देखकर खुद परेशान हो जाया करती थी। एक इंसान भी तो हो ना। हाँ, इंसान तो हो तुम, लेकिन आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ। नहीं, मैं आम इंसान ही बनना चाहती हूँ। अच्छा, क्या करोगी आम इंसानों की तरह बनकर? खुलकर रोऊंगी, जोर जोर से, शोर मचाकर सारी दुनिया को इकट्ठा कर कर। अच्छा, मुझे बताओ, क्या हुआ? अभी आप बैठ तो जाए ना, सांस तो ले लीजिए। बेटी, जब तक तुम मुझे सब कुछ बता नहीं दोगी, तब तक कैसे सांस ले सकता? पापा साहब, मलिका आंटी को ना बताइएगा कि मैंने आपको यहाँ बुलाया है। अरे पापा साहब, कब आए आप बगैर इत्तला के? खैरियत तो है ना पापा साहब? कहीं आप मेरी परीजे को लेने तो नहीं आए? लेने तो नहीं आया हूं, लेकिन परीजे को देखकर अगर दिल ज्यादा मचल गया तो ले भी जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं पापा साहब, परीजे अब मेरी है। बहुत दिन रह लिया आपके साथ, अब मैं नहीं इसे छोड़ने वाली। ये तो परीजे की मर्जी है। परीजे मुझे इनकार नहीं कर सकती पापा साहब, इससे पता है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। क्यों परीजे, बताओ ना पापा साहब को। जी, अभी अभी तो आया हूं, ये इतना मुश्किल फैसला तुम लेकर आ गई हो। न कॉफी पूछी है, न चाय पूछी है, न खाने के लिए पूछा है। मैं अपने हाथों से आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। ये आपकी कॉफी का वक्त है ना? तुम सब जानती हो। मैं भी लाई। आपने देखा पापा साहब, किस तरह घुल मिल गई है इस घर में।
बिल्कुल इस घर का एक हिस्सा बन गई है। मुझे लगता है तुम जो समझ रही थी वो बात थी ही नहीं। सुशील ने सचमुच कुछ नहीं सुना था, और अगर सुना भी था तो समझा नहीं था। सुशील और पूजा आंटी यही समझती हैं कि निर्मलता विदेश जाने के ख्याल से चिंतक है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। मैं अब भी ऐसा नहीं समझती। कामनी, तूने दुनिया को उस निगाह से नहीं देखा। कभी कभी इंसानों की जुबान चुप रहती है, मगर उनकी आंखें और चेहरे बोल रहे होते हैं। लेकिन माँ, मैंने तो उनके चेहरों पर ऐसी कोई बात नहीं देखी। पर मैंने तो वो बात उनके चेहरों और आंखों में पढ़ ली थी। मुझे लगा पूजा जानबूझकर छिपा रही है कि वो सब कुछ जानती है। और मैं तो इस बात से भी पूरी तरह सहमत हूं कि सुशील ने निर्मलता का सारा हंगामा अच्छी तरह देखा था, और वो ये बात भी जानती है कि निर्मलता गौतम से शादी करने से इनकार कर रही है। लेकिन माँ, अगर ऐसी बात होती तो पूजा आंटी को क्या जरूरत थी गौतम और निर्मलता की सगाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की? तुमने देखा नहीं कि वो लोग किस तरह से? तू नहीं समझेगी कामनी। पूजा जानबूझकर अनजान बन रही है। पर माँ, गौतम तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता ना। मैं अभी अभी उसी के कमरे से आ रही हूँ। वो तो इतना खुश था, इतना खुश के पूजा ने ये बात उससे छिपा ली होगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये बंधन टूटे। क्या कह रहा था गौतम? बस पागल हुआ जा रहा था निर्मल के लिए। लेकिन क्या बात है कामनी? चुप क्यों हो गई? माँ, वो निर्मलता से मिलना चाह रहा है। फिर? यही तो मैं सोच रही हूँ। मान जाएगी वो? पता नहीं। वो फिर वही शर्त रख देगी? और हम हर बार उसकी ये शर्त मान जाएंगे? कब तक? कब तक? कोई और रास्ता भी तो नहीं माँ। एक रास्ता है, बस एक रास्ता है। नहीं माँ, तुम पिताजी, करण और ग्रैंडपा से कुछ नहीं कहोगी। बहुत खराबी हो जाएगी माँ। बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। तो बिगड़ जाए। इस तरह जलील होने से तो बेहतर है कि बात बिगड़ जाए। नहीं माँ, बेटी के लिए ऐसा अपशगुन मत बोलिए। मैं उससे बात करके देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो यूं ही मान जाए। वैसे भी मुझे लगता है कि अगर वो गौतम से बार बार मिलती रहेगी तो शायद गौतम की मोहब्बत को महसूस कर पाए। आखिर गौतम तो उससे मोहब्बत करता ही है ना। उसकी दीवानगी का कुछ तो असर होगा उस पर। बस भाभी बस, बहुत हो चुका। मुझसे अब ये मोहब्बत की झूठी अदाकारी नहीं होगी। आपने कभी की है मोहब्बत की ये झूठी अदाकारी? दो धारी तलवार की तरह होती है। एक धार पर आत्मा और दूसरी धार पर शरीर। आपने कभी आत्मा और शरीर के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा है? एक पल में सब कुछ टुकड़े हो जाता है। कई युग बीत जाते हैं उन टुकड़ों को समेटते समेटते। अभी तो एक युग भी नहीं बीता भाभी, एक युग भी नहीं बीता। लेकिन इस दो धारी तलवार पर तुम उस वक्त चलने को तैयार हो जाओगे जब रेहान तुमसे कहेगा, एक ऐसे शख्स के लिए जो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता। जहां तक मेरा ख्याल है, धुतकार चुका है वो तुम्हारी मोहब्बत को। मोहब्बत तो वो मुझसे करता है, मोहब्बत तो वो मुझसे करता है भाभी। ये और बात है कि उसने अपनी मोहब्बत का आप लोगों की मान मर्यादा और रीति रिवाजों के आगे सर नहीं उठाने दिया। वो अपने धर्म की वजह से तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। उसका धर्म उसे एक हिंदू लड़की से ना विवाह की इजाजत देता है और ना मोहब्बत की। फिर चाहे वो एक ऊंची जात वाले ब्राह्मण की लड़की हो या ठाकुर रविंदर सिंह की लाडली पोती ही क्यों ना हो। मगर उसका धर्म उसे एक मुसलमान लड़की से तो मोहब्बत की इजाजत देता है ना।
अगर मैं उसी के लिए मुसलमान हो जाऊं तो फिर तो वो मुझसे मोहब्बत करेगा ना, मुझसे विवाह भी करेगा ना। फिर भी नहीं करेगा। एक पाकिस्तानी लड़का एक भारतीय लड़की से कभी विवाह नहीं करेगा। अगर ऐसा मुमकिन होता तो आज मधु मौसी यूं ना बैठी होती। वो हमें दुश्मन समझते हैं। दुश्मन तो हम भी समझते हैं। तो बस दो देश दुश्मन कभी एक दूसरे के नहीं बन सकते। निर्मलता, उससे अपना धर्म कितना अजीज है और एक तुम हो उस देश दुश्मन के सामने बिछी जा रही हो। बस भाभी प्लीज, दो देशों की दुश्मनी के बीच में मेरी मोहब्बत मत घसीटिए। मेरी मोहब्बत दो देशों की दुश्मनी और सीमाओं से बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची। ठीक है, तो रो बैठकर अपनी मोहब्बत की चिता पर।